हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हेलो स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज अपन फिर एक बार नए मुद्दे के साथ, नए समीकरण के साथ फिर लौटे हैं। और इसमें आज अपन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि जो हमारी निर्णय समीकरण है वो किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है और इसमें अपन किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। और ये देखिए, बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो कंपटीशन में भी इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो निर्णय समीकरण है वो किस प्रकार हमें मिलती है। तो देखिए, निर्णय समीकरण को समझने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कि निर्णय समीकरण की। और अपन एक नए स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे निर्णय समीकरण का अध्ययन अपन करेंगे। तो देखिए, निर्णय समीकरण किसके बारे में संबंध बताती है वो अपन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि विद्युत वाहक बल, यह समीकरण विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको विद्युत वाहक बल अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वास्तव में सेल विभव को ही बताता है जब क्या हो, सेल में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही हो तो उस समय का ये विभव है, या इसको मैं बोलता हूं कि सेल विभव के नाम से भी ये जाना जाता है। यह विद्युत वाहक बल और यहाँ पे सांद्रता यानी कि विद्युत अपघट्यों की सांद्रता के बारे में हमें सूचना देता है। और सांद्रता देखिए यहाँ पे किसकी होगी, ये प्रोडक्ट की भी हो सकती है और रिएक्टेंट की भी हो सकती है। अब देखिए, प्रोडक्ट कौन होगा, प्रोडक्ट अपन जानते हैं कि अपन निर्णय समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और वो भी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोई धातु होगी, कोई सक्रिय विद्युत रासायनिक श्रेणी कोई ना कोई धातु होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे कोई भी धातु की कंसंट्रेशन है हो सकती है जो क्या हो, ऑक्सीकृत हुई हो, जिसका ऑक्सीकरण है हुआ हो। और जो रिएक्टेंट है अपन जानते हैं, रिएक्टेंट है वो यानी कि कोई भी धातु है जो क्या हुई हो, अपचयित हुई हो। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो समीकरण है ये सेल के विभव और सांद्रता कंसंट्रेशन के मध्य रिलेशन हमें बताता है। और वो सांद्रता देखिए, यहाँ पे सांद्रता को मैं देख पा रहा हूं इस प्रकार का जो कोष्टक है, रासायनिक साम्य में भी अपन पढ़ते हैं, इस प्रकार के बड़े कोष्टक द्वारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे आप देखेंगे कि जो निर्णय समीकरण की उत्पत्ति है वो उष्मागतिकी की सहायता से अपन समझते हैं। देखिए, उष्मागतिकी के में अपने जो मुक्त ऊर्जा का समीकरण है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण है, वो अपन कुछ इस प्रकार का पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस आर टी और यहाँ पे ये क्या है, एल क्यू है। ये अपन उष्मागतिकी में अपन ये फॉर्मूला देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कहाँ पे अपन पढ़ते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में उष्मागतिकी। और आपको बता देता है कि ये जो डेल जी ये मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, और ये क्या है, ये मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, ये मानक है। तो ये हम वहां पे क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा उपयोगी कार्य के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो होगी तो किस दिशा में जाएगी। तो देखिए, यदि इसका मान नेगेटिव आता है, हमारे पास इसका मान नेगेटिव आता है तो अभिक्रिया अपने आप होती है, स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है और वो अग्र दिशा में जाती है। और यदि इसका मान हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो अभिक्रिया अस्वतः यानी कि अपने आप नहीं होती है और वो पश्चिम दिशा में यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका मोमेंट होता है। यदि इसका मान 0 हो तो अपन बोलेंगे कि जो हमारी अभिक्रिया वो साम्य अवस्था में है, यानी कि अग्र दिशा में भी जा रही है और पश्चिम दिशा में जा रही है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में वो मूवमेंट भी करती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूं कि ये जो डेल जी है ये क्या है, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा में, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है,
ऊर्जा में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और यहाँ पे ये है, ये मानक गिब्स से मुक्त ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा है। तो ये दोनों को आप समझ चुके हैं। ये कुछ विशेष टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे लागू होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो R है, ये R अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, ये आदर्श आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, आदर्श गैस नियतांक, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा इस प्रकार की आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर स्मॉल एन आर टी। ये क्या है, आदर्श गैस समीकरण होती है। तो यहाँ पे जो R है वो आदर्श गैस नियतांक है, और इसकी जो वैल्यू अपन इसी फॉर्मूले में अपन जो काम में लेंगे ना, वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो वो देखिए यहाँ पे R इक्वल टू 8.314 और जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ये अपनी इसकी वैल्यू यहाँ पे काम में लेंगे। और जो हमारे पास ये T है, अपन जानते हैं T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेक्स्ट समीकरण को अपन ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या अपन इसको केल्विन में बताए तो 298 केल्विन होता है। यहाँ पे Q क्या है, Q देखिए, Q में यहाँ पे आपको बताता हूँ, Q है अभिक्रिया लब्धि या अभिक्रिया गुणांक के नाम से भी इसको जाना जाता है। रासायनिक साम्य में अपन देखते हैं कि एक तो हमारा होता है Kc, एक तो होता है Kc, वो केवल और केवल साम्य की अवस्था पे लागू होता है। Kc साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक को अपन Kc के नाम से जानते हैं, और वो केवल और केवल साम्य पे लागू होता है। लेकिन ये जो Q है ये किसी भी अवस्था पे लागू हो सकता है, तो इसको अपन बोलते हैं अभिक्रिया की लब्धि, यानी कि अभिक्रिया में जो लब्धि, अभिक्रिया लब्धि, ये होती है अभिक्रिया लब्धि, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं कि ये समीकरण मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसको वापस आप समझिएगा कि अपन नेक्स्ट समीकरण की हमें उत्पत्ति करनी है। तो ये जो डेल जी का मान होता है वो होता है -NFE, और जो डेल जी नोट है उसका मान अपन जानते हैं ये होता है -NF और E0। यहाँ पे देखिए N क्या है, N नंबर ऑफ, यहाँ पे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फेराडे, E इलेक्ट्रोड विभव है, E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, और यहाँ पे E0 है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब ये जो वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास इस प्रकार का समीकरण जनरेट होता है, NFE इक्वल टू यहाँ पे -NFE0, और ये यहाँ पे देखिए RT अपॉन ln Q, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। अब मैं इस पूरी समीकरण में, जो हमारी पूरी समीकरण है, इसमें मैं -NF का भाग देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट समीकरण बन चुकी है, और इसमें मैं -NF का पूरी समीकरण में मैं इसको डिवाइड करता हूं। तो आप देखेंगे इसमें भी अपन ने -NF, F अपन जानते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है फेराडे, और एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम होते हैं। इसमें भी मैं इसका भाग दूंगा -NF, और इसमें भी मैं इसका भाग दूंगा -NF। तो आप देखेंगे माइनस माइनस से कैंसिल और NF से NF कैंसिल, यहाँ पे भी ये इससे कैंसिल, और ये प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास का फॉर्मूला आ चुका है। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे E इक्वल टू E0, और ये माइनस से RT, और ये ln Q, और ये क्या हो जाएगा NF। तो ये हमारे पास एक समीकरण जनरेट हुई है। अब अपन ये जानते हैं
कि यहाँ पे जो ln होता है हमारा ln, इस ln को अपन लो के पदों में लेते हैं। तो देखिए ln बटे, यहाँ पे मैं ln बराबर लिख रहा हूँ 2.303 और log की बेस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये वैल्यू में यहाँ पे रखेंगे अपन, तो e इक्वल टू यहाँ पे E0 और माइनस 2.303 और RT और ये क्या हो जाएगा log क्यूब, और नीचे अपन किससे डिवाइड कर रहे थे, नीचे अपन एन एफ से डिवाइड कर रहे थे। तो हमारी अगली नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो एफ है, एफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ हमारे पास क्या है कि एक फेराडे बराबर 96,500 गुलाम होता है। 96,000 यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये 96,500। और जो अपन ने क्यू निकाला है वो होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू वो अपन ने लिखी है 8.314 और इसी तरह टेम्परेचर भी अपन ने लिख दिया है 298 केल्विन। तो यहाँ ये जो इतनी सी मान मैंने रख दिया है, इस संख्या को अपन ने यहाँ पे यदि पूरी को अपन ने गुणा करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ज्ञात वैल्यू आर का मान यहाँ पे दिया गया है, टेम्परेचर भी हमें यहाँ पे दिया गया है, और जो एक फेराडे वो 96,500 कूलम के बराबर है। तो इसको अपन जैसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये नया जो आगे वाला स्टेप है, नया सूत्र है, वो निकल के आता है 0.0591 और यहाँ पे अपन कर देंगे log की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें अपन क्या करेंगे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है नर्नेस्ट समीकरण, और इसको अपन क्या बोलते हैं नर्नेस्ट समीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें देखिए बहुत सारे रूप हैं, ये हमारी नर्नेस्ट समीकरण, इसके बहुत सारे रूप देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसी समीकरण के आधार पर मैं इसके बहुत सारे रूप भी बताता हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज देखिए कहाँ पे होता है, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे अपन प्रोडक्ट किसको मानेंगे, रिएक्टेंट अपन किसको मानेंगे, और यहाँ पे जो एम है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो अपन किसको मानेंगे। और ये यहाँ पे क्या है मानक इलेक्ट्रोड सॉरी मानक सेल विभव है, वो हमें गिवन होगा, या यदि नहीं भी गिवन होगा तो देखिए आप इस प्रकार निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये मानक के सेल का विभव है, ये हो जाएगा ई कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस यहाँ पे एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं, ये किसका है, ये सेल का हो जाएगा। अब इसके आधार पर अपन बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ध्यान से समझेंगे कि E इक्वल टू यहाँ पे E0 माइनस 0.0591 और ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये क्या होगा, मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूँ कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ आता है उसको अपन मान सकते हैं, और जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की तरफ आता है, उसको अपन मान लेंगे। और इसके आगे देखिए और भी यदि आपको इस प्रकार भी पता नहीं लग रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सी जो मेटल है वो ऊपर आ रही है और जो कौन सी मेटल वो नीचे आ रही है, तो ऐसे भी पता नहीं लग रहा है, तो आप क्या लिख देंगे कि ऑक्सीकृत होने वाले धातु की सांद्रता, ऑक्सीकृत होने वाली धातु की सांद्रता, और आप क्या लिखेंगे अपचयित होने वाली धातु की सांद्रता। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। यदि आपको इससे भी पता नहीं लग रहा है तो और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं, वो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 0.0591 अपॉन एन, और ये क्या करेंगे अपॉन लोग, और यहाँ पे देखिए अब अपन क्या करेंगे ऑक्सीकृत वो ही धातु होगी, यानी कि वो ही धातु एनोड की भांति कार्य करेगी जो ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि एनोड के रूप में काम में आने वाली धातु की सांद्रता अपॉन
कैथोड के रूप में काम में आने वाली धातु की सांद्रता। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया वो कहाँ पे होती है, वो एनोड पे होती है, और जो अपचयन की प्रक्रिया वो अपन जानते हैं वो कैथोड पे होती है। तो इस आधार पर भी आप कर सकते हैं, वरना इसके और भी मेथड है। वो और मेथड देखिए पूरे नैनस समीकरण के ही रूप है। और मेथड भी आप देख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखता हूं कि E0 माइनस 0.0591, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए स्मॉल एन और लॉग। अब देखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को तत्वों की सक्रियता के आधार पर जमाया गया है, जिसका अपचयन विभव का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि जिसके अपचयन विभव का मान क्या हो, कम हो। यानी कि मैं लिख देता हूं कि विभव का मान कम हो, विभव का मान कम हो, उसकी सांद्रता अपूर्ण क्या करेंगे, जिसके विभव का मान क्या हो, अधिक हो, उसकी सांद्रता। तो ये हमारे पूरे नाइनेस्ट समीकरण के ही रूप हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो इसको आप समझेंगे। और देखिए यहाँ पे यदि हमें सांद्रता नहीं दी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन देखने से पहले एक और नोट का पॉइंट आप देखेंगे, वो देखिए जरा हटके पॉइंट है, वो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हमें यहाँ पे सांद्रता नहीं दी हो और क्या दिया गया हो, दाब दिया गया हो, किसी भी मान लीजिए जो अपने गैस ले रहे हैं उसका दाब हमें दिया जाए, तो अपन जानते हैं कि जो अपन नैनस्ट समीकरण निकालते हैं वहां पे टेम्परेचर अपन कितना ले रहे हैं, 25 डिग्री ले रहे हैं, यानी कि ये 298 केल्विन ले रहे हैं। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ये हमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला है, क्योंकि अपन ने पीछे देखा था कि इस नैनस्ट समीकरण में अपन जो टेम्परेचर का मान रखेंगे वो रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 298 केल्विन। यानी कि ये जो गणना की जाती है वो फिक्स टेम्परेचर पे की जाती है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अपन देखिए आदर्श गैस से अपन जानते हैं समीकरण, आदर्श गैस समीकरण ये होता है, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। मैं लिख देता हूं, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मेरे पास ये जो प्रेशर है और ये क्या है, N/V, और यहाँ पे RT। ये आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो N/V है यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, और ये क्या, विलय के मोल। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें सांद्रता देता है। क्या देता है बच्चों, ये हमें सांद्रता के बारे में बताता है। तो ये यानी कि विलय के मोल अपन विलयन का आयतन, तो ये हमें सांद्रता के बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो समानुपाती में टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, हट जाएगा, कांस्टेंट राशि वो हट जाएगी। और यहाँ पे जो R है, आदर्श गैस नियतांक है, वो भी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो आप यहाँ पर सांद्रता की जगह, यानी कि ये जो C क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, इसकी जगह आप दाब का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे कि अपन ट्यूशन के माध्यम से इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो इसमें समस्या आती है वो बच्चों आती है कि यहाँ पे एक तो जो हमें जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, स्थानांतरण कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है वो हमें पता नहीं लगता है, और हमें ये भी पता नहीं लगता है कि यहाँ पे ऊपर अपन किसको रखेंगे और नीचे अपन किसकी सांद्रता रखेंगे। तो ये मैंने इसके बहुत सारे रूप लिख दिए हैं, तो इसको अपन ट्यूशन के माध्यम से अपन देखिए समझेंगे कि यहाँ पे देखिए ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, शहर का विद्युत वाहक बल है, ज्ञात कीजिए यदि जिंक की क्षणकों, यदि जिंक तथा कॉपर की
क्षण को क्रमशः 0.001 मोलर व 0.1, ये देखिए 0.1 है और ये 0.001 है मोलर सांद्रता वाले विलयन में रखा गया है, विलयन में रखा गया है। और आपको जो सेल का विभव है ई सेल, वो आपको दिया गया है 1.1 वोल्ट। ये आपको सेल का विभव दिया गया है। ये क्वेश्चन है, समझिएगा कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए यदि जिंक तथा कॉपर की छड़ को क्रमशः इतने इतने कंसंट्रेशन वाले विलयन में रखा गया है और जो सेल का हमें विभव है वो दिया गया है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अपन जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाँ देखिएगा, और देखिए इसके बाद में आपको एक रासायनिक समीकरण दे रखी है। वो समीकरण क्या है, यहाँ पे जिंक है और प्लस ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, और उसके बाद में किस में जा रहा है, ये जिंक सल्फेट में जा रहा है, और ये एक्वस फॉर्म में आप जानते हैं जलीय अवस्था में, ये भी किस अवस्था में, ये भी एक्वस फॉर्म में। और ये देखिए यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सॉलिड मेटल में हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार के रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखिए, अपन फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू यहाँ पे E0 माइनस 0 पॉइंट है, सॉरी ये देखिए यह 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकृत होने वाली धातु की सांद्रता अपॉन अपचयित होने वाली धातु की सांद्रता। ये यहाँ पे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ऑक्सीकरण अपन जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक है ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो ऊपर की तरफ आता है वो क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। और अपन लिख देंगे कि E इक्वल टू, अब देखिए इसका मान हमें यहाँ से दे रखा है कि यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 1.1 माइनस 0.0591, और देखिए ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये यहाँ से जिंक इसमें जा रहा है, जिंक +2 में जाता है, और ये कॉपर +2 है, ये किस में जा रहा है, ये कॉपर 0 में जा रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो दोनों में कितनी है, यानी कि 2 है। अपन दोनों का योग नहीं करेंगे, हमें एक ही देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का समान आ रहा है, यदि कॉमन आ रहा है तो अपन 2 लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या का हमें पता चल चुका है कि 2 है। अब अपन देखिए जो जिंक की सांद्रता आपको दी गई है, कितनी दी गई है 0.001, तो 0.001 ये इसकी कंसंट्रेशन है, और उसके बाद में जो अपचित होने वाली की कंसंट्रेशन 0.1, ये आपको कंसंट्रेशन इसके दी गई है। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। तो आगे देखिए E इक्वल टू यहाँ पे 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको अपन करेंगे 10 की पावर -3, क्योंकि लोग के पदों में अपन कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे कि लोग 10 की पावर -3 हो जाएंगे, और ये क्या है 10 की पावर -1। तो ये 10 की पावर -3 में से 10 की पावर -1 जाएगी, तो 10 की पावर -2 बच जाएगी। तो इसको अपन यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ध्यान से समझेंगे कि E इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन क्या करेंगे 2, और ये लॉग क्या है 10 की पावर -2 है। तो अपन जानते हैं 10 की पावर -2 है, ये पावर में ये आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको अपन सोल्व कर देते हैं। मारो तो बच्चों आप इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए समझेंगे कि यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि E इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591, और ये क्या है 2 है। तो 10 की पावर -2 इसके आगे आ जाएगी। तो
तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस के 2 और ये क्या है log की बेस 10 और ये क्या 10, इसका मान अपन जानते हैं कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा 1.1591 ये वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये हमें बहुत ही जानकारी बता रहा है। देखिए इसका मान जो हमारे पास ये क्या है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है या क्या है सेल का विभव, अपन मान लेते हैं सेल का विभव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे इस प्रकार आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे कई बार जो ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये देखिए समान ही होते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कई बार ये भी आ जाता है कि यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए कि मेरे पास सीरियम है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है सीरियम +3 में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागे, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि Fe+2 है, वो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और ये जा रहा है Fe में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाता है, क्योंकि अपन जा रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर वाली अभिक्रिया में ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न है, नीचे वाली में ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर वाली में 3 आ रहा है और नीचे वाली में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो अपन कंफ्यूजन में पड़ गए कि वास्तव में अब अपन इसको कैसे सेट करें। तो देखिए आप दोनों को ऐसे संख्या से गुणा कीजिए ताकि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो समान है हो जाए। तो देखिए मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, तो आप 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। और इसको मैं कितने से गुणा कर दूं, इस पूरी अभिक्रिया को मैं 3 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 दूनी 6, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया 6 आ चुका। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रोड हमें दी जाती है, यदि इस प्रकार का मामला हमारे पास आ जाता है कि एक इलेक्ट्रोड के बारे में क्वेश्चन में बोला जाता है, तो दूसरी इलेक्ट्रोड अपन क्या मानेंगे, दूसरी इलेक्ट्रोड को अपन संदर्भ मानते हैं, अपने आप ही स्वतः ही अपन इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव के रूप में या संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में अपन इसको मानेंगे। और जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है उसका विभव हमें 0 मानना है, क्योंकि मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होती है, जिसका विभव दूसरे के सापेक्ष ज्ञात हो, और जो दूसरे के सापेक्ष ज्ञात कितना होता है उसको अपन 0 मानते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं बोला जाए तो आप संदर्भ इलेक्ट्रोड मानिए और उसका जो सांद्रता है उसका विभव है वो आप कितना मान सकते हो 0 मानेंगे। तो ये हमारा आज का बहुत ही अच्छा लेक्चर था और बहुत ही अच्छी इसमें अपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और आगे अपन बात करेंगे कि जो हमारे फेराडे के नियम है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये नाइनेस्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।